Hello everyone, you are most welcome to Essences class. In this video I am going to discuss dearness allowance. This is also part of salary. When anyone is going to calculate salary and he is not able to calculate the right calculation of salary due to dearness allowance, when dearness allowance is considered under terms or not. और वो लोग के लिए भी वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है जो सैलरी चैप्टर में पढ़ रहे हैं और उन्हें कोई भी कैलकुलेशन निकालने में बहुत दिक्कत हो रही है कि डियरनेस अलाउंस को कब अंडर टर्म्स सेवा के शर्तों के अंतर्गत माना जाएगा या सेवा के शर्तों के अंतर्गत कब डीओ को नहीं माना जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बिना कोई भी कैलकुलेशन सैलरी में करते हैं, अगर आप ग्रेचुटी का कैलकुलेशन करते हैं, लीव सैलरी का कैलकुलेशन करते हैं, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का कैलकुलेशन करते हैं, रेंट अलाउंसेस का कैलकुलेशन करते हैं, वैल्यूएशन रेंट फिर हाउस का कैलकुलेशन करते हैं, तो इस प्रकार के तमाम कैलकुलेशन में डियरनेस में हमेशा लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि कब डियरनेस अंडर टर्म्स होगा अर्थात सेवा के शर्तों के अंतर्गत है और कब डियरनेस सेवा के शर्तों के अंतर्गत नहीं है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। डियरनेस अलाउंस, 4 इजी स्टेप्स टू नो डियरनेस अलाउंस इज अंडर टर्म्स और नॉट। लुक एट द फर्स्ट पॉइंट, रूल ऑफ डियरनेस अलाउंस टू बिकम ऑन टर्म। लुक एट द फर्स्ट रूल, when dearness allowance is taken under terms, when it is given by the name of डियरनेस पे, आई रिपीट डीपी। जब डियरनेस अलाउंसेस का नाम डियरनेस पे के रूप में दिया हो तो याद रखें ये हमेशा सेवा के शर्तों के अंतर्गत माना जाएगा। इट विल बी कंसीडर्ड ऑन टर्म्स, अर्थात जो डियरनेस अलाउंस डियरनेस पे महंगाई वेतन के नाम से दिया हो क्वेश्चन में, तो ऐसे एम्प्लॉय को जो डियरनेस पे दिया जा रहा है वो ये इस बात का स्पष्टीकरण है कि ये सेवा के शर्तों के अंतर्गत है। इट इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज ऑन टर्म व्हेन इट इज प्रोवाइडेड एज डीपी। लुक एट द एग्जांपल, राज इज गेटिंग सैलरी ₹20,000 per month and डियरनेस पे ₹2,000 per month. In that case, dearness pay is considered always under term. Here dearness pay is provided, so it is considered on term and it will be included where dearness is taken to calculate salary. एक बात को हमेशा याद रखें, जब भी कैलकुलेशन आप कर रहे हैं लीव सैलरी की, ग्रेचुटी जो 1972 एक्ट के अंतर्गत नहीं आ रहा है उसी में वेतन की गणना करनी हो, या ऐसे हाउस रेंट अलाउंस की गणना करनी हो, या रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की गणना करनी हो, तो ऐसे सैलरी जो डियरनेस पे के रूप में है और वो इन सब कैलकुलेशन में जोड़ा जाएगा। लुक एट द नेक्स्ट वन, अगला रूल है व्हेन इट इज कंट्रीब्यूटेड इन आरपीएफ, अर्थात रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन करता हो, कोई भी पार्ट में हो या 100% पार्ट में हो, तो जितना भी पार्ट वो कंट्री करेगा वो पार्ट सेवा के शर्तों के अंतर्गत माना जाएगा। आई रिपीट, दोज पार्ट इज टेकन और कंसीडर्ड एज अंडर टर्म्स विच इज कंट्रीब्यूटेड बाय द एम्प्लॉय टू द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो अगर वो 100% डियरनेस अलाउंस का हिस्सा कंट्री कर रहा है तो 100% सेवा के शर्तों के अंतर्गत माना जाएगा। अगर वो कुछ पार्ट कर रहा है तो वो पार्ट सेवा के शर्तों के अंतर्गत माना जाएगा, जितना पार्ट वो आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन करता है। लुक एट द एग्जांपल, मिस्टर एक्स इज वर्किंग एज मैनेजर इन अ कंपनी एंड गेटिंग बेसिक सैलरी ₹15,000 per month, HRA ₹1,000 per month, bonus ₹5,000 and dearness allowance ₹1,500 per month. The company has provided him a rent-free house. He contributes 20% of his basic salary and 50% of dearness allowance in RPF अर्थात रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में वो 50% डीए का हिस्सा वो कंट्री कर रहा है। तो ऐसा डीए 50% डीए सेवा के शर्तों के अंतर्गत माना जाएगा। आई रिपीट, चूंकि वो 50% कर रहा है आरपीएफ में तो 50% डीए सेवा के शर्तों के अंतर्गत माना जाएगा। लुक एट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन हियर, डीए कंट्रीब्यूट रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इज 50%, सो 50% अर्थात उसे डीए कितना मिल रहा था, 1500 पर मंथ डीए मिल रहा था, जिसका 750 रुपीज अर्थात 750 रुपया 50% हुआ, जो कि पर मंथ है, पीएम है, तो वो 750 रुपया सेवा के शर्तों के अंतर्गत माना जाएगा और वो उन सारे कैलकुलेशन में जोड़ा जाएगा जो सेवा की शर्तों के अंतर्गत वाली सैलरी में शामिल किया जाएगा। लुक एट द नेक्स्ट पॉइंट, रूल नंबर 3, व्हेन इट इज पार्ट ऑफ लीव सैलरी। जब क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से दिया हो कि डीए लीव सैलरी का पार्ट है
इट इज का यहाँ जितने भी हमने नियम बताए सभी में इट इज का मतलब इट से मतलब डीए से है। तो व्हेन डीए इज ए पार्ट ऑफ लीव सैलरी तो वो सेवा के शर्तों के अंतर्गत माना जाएगा, वो ऑन टर्म माना जाएगा। लुक एट द एग्जांपल, मिस्टर पी इज गेटिंग ₹25,000 per month salary, HRA ₹6,000 per month and dearness allowance ₹1,000 per month which is added in leave salary। ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि वो लीव सैलरी में जोड़ा जाता है, तो इस इंफॉर्मेशन के साथ ये माना जाएगा कि डियरनेस अलाउंस लीव सैलरी का हिस्सा है। आई रिपीट, व्हेन डियरनेस अलाउंस इज अ पार्ट ऑफ लीव सैलरी इट इज कंसीडर्ड on term। Look at the next point, when clear information is given in the question for on term। जब स्पष्ट रूप से दिया हो कि डियरनेस अलाउंस ऑन टर्म है, स्पष्ट रूप से इस बात का इंफॉर्मेशन हो कि डियरनेस अलाउंस ऑन टर्म है, तो ये हमेशा जब भी डियरनेस अलाउंस ऑन टर्म के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हो क्वेश्चन में, तो ऐसे डियरनेस अलाउंस को हम ऑन टर्म मानेंगे। लुक एट द पॉइंट, मिस्टर वाई इज गेटिंग सैलरी ₹12,000 per month and DA 1,800 per month on term। Look at the point, on term is clearly mentioned in the question, so this type of DA is considered as on term। Look at that point कि जब DA on term नहीं होता है उसको बारे में अगर ध्यान रखेंगे तो भी आप इस बात को स्पष्ट कर पाएंगे कि कब DA on term होता है। Look at the point, इसमें हम 4 पॉइंट बता रहे हैं जिसमें DA on term नहीं माना जाएगा। अगर डीए केवल परसेंटेज के रूप में दिया हो, इफ डीए इज गिवन ओनली इन परसेंटेज इट मीन्स नो अदर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डीए इज गिवन, ओनली परसेंटेज 25% डीए इज गेटिंग बाय हिम और हर, या उसे 20% कंपनी दे रही है, 10% कंपनी डीए दे रही है, तो ऐसे डीए कभी भी ऑन टर्म नहीं माना जाएगा। लुक एट द नेक्स्ट पॉइंट, इफ इट इज गिवन ओनली बाय द नेम ऑफ डियरनेस अलाउंस, केवल डियरनेस अलाउंस लिखा हो कि वो डियरनेस अलाउंस पा रहे हैं, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो ऐसे डीए ऑन टर्म नहीं माना जाता है। तो कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दिया, सिर्फ लिखा हो कि वो डीए पा रहे हैं। लुक एट द नेक्स्ट रूल, इफ एबव 4 रूल्स जो हमने आपको बताया ऊपर के चारों रूल में से कोई भी रूल फॉलो नहीं हो रहा है तो ऐसे डीए ऑन टर्म नहीं माना जाता। जो अभी मैंने ऊपर 4 रूल के बारे में डिस्कस किया है, ऐसे डीए ऐसा इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दिया है तो ऐसा डीए भी ऑन टर्म नहीं माना जाएगा। और सिर्फ अमाउंट में दिया हो कि वो 200 रुपये डीए पा रहे हैं, 500 रुपये डीए पा रहे हैं, 1000 रुपये डीए पा रहे हैं, तो ऐसे डीए भी ऑन टर्म नहीं माना जाएगा। ओनली डीए इज गिवन इन अमाउंट, तो सच टाइप ऑफ डीए इज नॉट टेकन एज ऑन टर्म। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास, थैंक यू वेरी मच।